गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने 4D एंड 5D जो ट्रांजिशन सीरीज थी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अपन ने बात की और तो देखा था कि किसी पदार्थ में उपस्थित ह्यूमिड इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, कक्षीय और अक्षीय। लेकिन जो कक्षीय गति होती है वो उत्पन्न जो कक्षीय गति के कारण जो उत्पन्न आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, अर्थात अक्षीय गति का इसमें चुंबकीय आघूर्ण के अंदर किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। ठीक है। उसके पश्चात अपन ने इसके फॉर्मूले देखे थे कि म्यू एल बराबर एल रूट एल प्लस वन। उसी प्रकार अगर अपन अक्षीय गति की बात करें तो म्यू एस बराबर क्या था, रूट एस एस प्लस फोर एस एस प्लस वन। म्यू इफेक्ट दोनों का योग होता है। ठीक है। उसके पश्चात अपन ने म्यू इफेक्ट के फॉर्मूले का वैल्यू देखी थी कि रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। और क्या होता है कि परंतु 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति क्या है, उसके चारों ओर स्थित अणुओं या आयन द्वारा प्रभावित नहीं होती, अतः जो एल एस युग्मन प्रभावी होता है, जिससे एक नया क्वांटम नंबर क्या जे मिलता है हमें। और म्यू इफेक्टिव अर्थात म्यू जे क्या था, जी रूट जे जे प्लस वन बोर मैग्नेट्रॉन। और जी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, वन प्लस जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू जे जे प्लस वन। इस सूत्र से 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रायोगिक मान के क्या समान होते हैं। ठीक है। मतलब अगर अपन 4D और 5D श्रेणी की अगर अपन मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें तो इस सूत्र से अगर अपन इसकी मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करें तो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली डाटा लगभग सिमिलर हमें मिलता है। प्रथम श्रेणी के तत्व मुख्य रूप से उच्च चक्रण संकुल, ठीक है, अतः डेल इज लेस देन पाई। ठीक है। जबकि द्वितीय या तृतीय श्रेणी के तत्व निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। ठीक है। ध्यान रखना कि जो प्रथम श्रेणी के तत्व हैं वो तो उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ठीक है। जबकि जो द्वितीय तृतीय हैं 4D और 5D वाले वो निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, क्योंकि द्वितीय तो तृतीय श्रेणी के तत्वों में क्रमशः 4D तथा 5D उपकोष क्या भरे जाते हैं। ये कक्षक क्या होते हैं, 3D की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, होने के कारण 3 में अधिक फैले रहते हैं, जिससे 3D उपकोष की क्या तुलना में 4D और 5D उपकोष अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। अतः अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण में कमी से क्या जटिलों में लिगैंड कक्षक धातु कक्षक में अधिक समीप आ जाने से अधिक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः ये तत्व निम्न चक्रण या चक्रण युग्मित बनाते हैं। ठीक है। अतः डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई। 3D में तो होता है डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है 3D सीरीज के अंदर, लेकिन 4D और 5D सीरीज के अंदर क्या होता है, इसका मान कम होता है। इस वजह से तो निम्न चक्रण बनाएंगे 4D और 5D, जबकि 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण उच्च चक्रण यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रमी प्रॉपर्टी। इसे स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि संक्रमण धातु आयनों द्वारा प्रदर्शित किए जाने प्रदर्शित किए जाने वाले रंग को क्रिस्टल क्षेत्र अर्थात सीएफटी के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी संकुल की सतह पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो ये केवल कुछ भाग को ही क्या अवशोषित करता है और शेष भाग को परावर्तित कर देते हैं। इस परावर्तित प्रकाश के कारण संकुल क्या रंगीन दिखाई देता है। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था 3D सीरीज के अंदर कलर्ड कंपाउंड की अपन ने बात की थी। ठीक है। अपने वहाँ देखा था कि जब कोई एलिमेंट के ऊपर अगर अपन लाइट सनलाइट या फिर कोई लाइट गिराए, ठीक है, विजिबल एरिया सी की, तो वो क्या करता है कि कुछ फिक्स लेमडा की जो तरंग दैर्ध्य की जो लाइट है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को क्या रिफ्लेक्ट कर देता है। और अवशोषित की गई तरंग दैर्ध्य क्या होती है, परावर्तित की गई तरंग दैर्ध्य के पूरक होती है। ठीक है। ये रंगीन जटिल संकुल स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक विस्तारित होता है। मतलब इस रेंज की ही तरंगदैर्ध्य के अवशोषित करेंगे। इस परावर्तित प्रकाश का रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। किसी जटिल द्वारा दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात T2G उच्च ऊर्जा स्तर Eg में संक्रमण होता है। ठीक है। अब इसका जब प्रकाश गिरेगा तो क्या होगा, इसके अंदर ट्रांजिशन होगा, अर्थात किसी भी जटिल यौगिक पर क्या जब विजिबल लाइट गिरेगी तो ऊर्जा का अवशोषण होगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसके लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर है। ठीक है। ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हाई एनर्जी स्टेट है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं, संक्रमण करते हैं। इस संक्रमण को अपन क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। अपन ने वहाँ पर
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और डी ट्रांजिशंस के बारे में बात की थी, जो कि ट्रांजिशंस एलिमेंट के अंदर 3D सीरीज के अंदर क्या कलर कलराइजेशंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो इसको क्या, इस ट्रांजिशंस को क्या कहते हैं, संक्रमण को क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण या फिर डीडी ट्रांजिशंस कहते हैं। जटिलों का रंग इस डीडी संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार संक्रमण श्रेणी के तत्व 4D इलेक्ट्रॉन के कारण स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम उन तत्वों पर इन तत्वों द्वारा दिए जाते हैं जिनके बाह्यतम कोश में कि आंशिक रूप से भरे हुए डी कोश उपस्थित हो। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के क्रमशः 4D तथा 5D कक्षकों का विपाटन प्रथम श्रेणी के 3D कक्षकों के अधिक होने के कारण इनका अवशोषण स्पेक्ट्रा अधिक जटिल होता है। द्वितीय व तृतीय अगर संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के यौगिकों का रंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अतः CFSE पर निर्भर करता है। अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE को डेल्टा जीरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं, अतः CFE के बेसिस के ऊपर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी अपन ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल है, उसकी अपन क्या कलराइजेशंस की अपन व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अब 4D और 5D श्रेणी में क्या होता है कि 4D तथा 5D कक्षकों का विपाटन जो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D की अपेक्षा अधिक होता है। इस वजह से इनका जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है वो भी क्या ज़्यादा जटिल होता है। ठीक है, तो अगर अपन CFSE की डेल्टा जीरो की वैल्यू की बात करें तो किस किस पर डिपेंड करती है, पहली है लिगैंड की प्रकृति, दूसरी है संकुलों की ज्यामिति। ठीक है, तीसरा है धनायन पर क्या आवेश, चौथा है डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, पांचवा है धातु आयन के डी कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या पर। ठीक है, ये पांच फैक्टर हैं। इन पांचों फैक्टर के ऊपर क्या जो CFSE की वैल्यू है अर्थात डेल्टा जीरो की जो वैल्यू है ये डेल्टा वैल्यू की जीरो जो इस पांचों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, लिगैंड की बात करें तो लिगैंड के अंदर देख सकते हैं कि लिगैंड दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है या प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। संकुलों की ज्यामिति देखें तो संकुलों की ज्यामिति के अंदर तो बात कर सकते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो उसकी भी CFSE वैल्यू अलग अलग होती है। धनायन पर आवेश की बात करें, अगर धनायन पर अगर चार्ज अलग अलग है तो CFSE की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब धनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और डी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस कंडीशन में भी CFSE वैल्यू अफेक्ट होती है। फिफ्थ है कि धातु आयन के डी कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या पर। ठीक है, जो क्वांटम नंबर है डी का ऑर्बिटल्स का, ठीक है, जे था, जैसा अपन ने देखा था जे एक न्यू अपन ने क्वांटम नंबर ड्राइव किया था मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर भी CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की जो फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।